हेलो दोस्तों, प्रोसेस स्टडी सर्कल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग समझेंगे पॉलिटी के रिवीजन में आगे बढ़ेंगे। यूनियन टेरिटरीज़ और स्पेशल प्रोविज़न अलग अलग स्टेट का क्या क्या है उसके बारे में समझेंगे। चलिए हम लोग आज अपने रिवीजन को आगे बढ़ाते हुए समझते हैं कि पॉलिटी के इस संघ और उसके राज्य क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन किस भाग में ये आता है और किस अनुच्छेद इसका अनुच्छेद कितने से कितने के अंतर्गत है। ये देखिए, अब समझेंगे कि संघ और उसका राज्य मतलब यूनियन टेरिटरीज़ और उसके डिफरेंट स्टेट किसके राज्य किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। ये भाग चार में दिया हुआ है और ये इसका अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। ये भाग 4 और अनुच्छेद 1 से 4 तक है। अब देखिए आर्टिकल 1 में ये देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। आर्टिकल 1 में यही बताया गया है कि भारत, जो कि अर्थात इंडिया, राज्यों का एक संघ है। राज्यों का संघ मतलब यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट को हम राज्यों का संघ कहते हैं। ये भारत क्या है उसके बारे में बताया गया है। ये राज्यों का संघ बताया गया है। दूसरा देखें तो दूसरी पॉइंट है अनुच्छेद 1 में दिया हुआ कि राज्य और उसके राज्य क्षेत्र कौन कौन होंगे। राज्य और राज्य क्षेत्र उसके जो पहली अनुसूची में साफ तौर पर उल्लेखित किया गया है वही उसके राज्य और राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। भारत के राज्य को 3 भागों में बांटा गया है। पहला राज्यों के राज्य क्षेत्र, दूसरा संघ राज्य क्षेत्र, तीसरा ऐसे अन्य जो राज्य क्षेत्र हैं जिसका भारत द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया है या कर ले, उसके बारे में बताया गया है। राज्यों का परिसंघ के बजाय ये हमारा देश राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट है। ये क्यों है? क्योंकि इसके 2 रीज़न हैं। पहले तो भारतीय संघ और अमेरिका संघ की तरह राज्यों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है। जिस तरह अमेरिका संघ राज्यों के बीच जो समझौता होकर वो बना है, वैसा हमारा भारतीय संघ नहीं है। दूसरा रीज़न है राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार यहाँ दिया गया नहीं है। इसीलिए हम लोग का देश कैसा है? ये संघ है, ये संघ का राज्यों का परिसंघ है। भारत के राज्य क्षेत्र कौन कौन से हैं? इनमें केवल राज्य बल्कि केंद्र प्रदेश वे क्षेत्र भी शामिल हैं जिन्हें भारत सरकार द्वारा भविष्य में अर्जित हो, चाहे हम अधिग्रहण कर लें उस क्षेत्र को, वो भी इस क्षेत्र में शामिल किया गया है। और दूसरे में यूनियन ऑफ इंडिया। यूनियन ऑफ इंडिया मतलब केवल राज्य। अनुच्छेद 1 में यही बताया गया है। चलिए देखते हैं कि आर्टिकल 2 में क्या बताया गया है। आर्टिकल 2 में बताया गया है कि, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आप लोग को लेकर चलते हैं। आर्टिकल 2 में यह बताया गया है कि संसद की यह शक्ति प्रदान है, मतलब संसद को यह शक्ति दिया गया है कि संसद अपने विधि के द्वारा संघ में नए राज्यों का मिलान कर सकती है, उसकी स्थापना कर सकती है। समझें, संघ में नए राज्यों को प्रवेश और स्थापना नियम और शर्तों पर कर सकती है, उस टाइम जैसा वो ठीक समझें। समझ गए? ये आर्टिकल 2 में हमारा बताया गया है। उन नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना संबंधित जो भारत संघ का हिस्सा नहीं है, उसके लिए ये बात कही गई है आर्टिकल 2 में। आर्टिकल 3 में समझे तो ये आर्टिकल 3 में समझाया गया है कि संसद को अधिकृत करता है कि संसद विधि द्वारा क्या कर सके। संसद को किस लिए अधिकृत करता है? संसद को इसलिए अधिकृत करता है कि वो विधि के द्वारा अपने नए राज्यों का निर्माण कर सके। वो अपने नए राज्य का निर्माण पूरी कर सकती है। किस आधार पर? ये नए राज्य का निर्माण तभी कर सकती है, इसके 3 आधार हो सकते हैं। जैसे कि किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके, या उसका 2 या 2 से अधिक राज्यों को आपस में मिला दे, राज्यों के भागों को मिलाकर वो कर सकती है। तीसरा हो सकता है कि किसी राज्य क्षेत्र को किसी दूसरे राज्य के भाग के साथ मिला दे, राज्यों का निर्माण इतनी तरह से कर सकती है। दूसरा में दिया हुआ है कि किसी भी राज्य क्षेत्र को ये अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकती है, इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। तीसरा में हमें बताया गया है आर्टिकल 3 के अंतर्गत कि किसी राज्य की सीमाओं या नाम में परिवर्तन ये कर सकती है।
समझ गए। अब चलिए देखते हैं कि इसके लिए अनुच्छेद 3 में क्या शर्त रखा गया है। ये 2 शर्त इसके अनुच्छेद 3 में रखा गया है। पहला देखें तो इसमें बताया गया है कि इस तरह का जो विधेयक आएगा, जो चेंजिंग का, घटाने बढ़ाने या नाम में परिवर्तन का, तो राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के बाद ही संसद में पेश कर सकता है। दूसरा क्या है, दूसरी बात है, शर्त इसमें दिया गया है कि अपनी सिफारिश से पहले राष्ट्रपति उस विधेयक को संबंधित जो राजमंडल है उसको भेजेगा और राज्य विधानमंडल राष्ट्रपति के द्वारा वो निर्धारित अवधि के भीतर ही अपना विचार बताएगा। समझ गए। आप इसके 3 पॉइंट नोट कर सकते हैं यदि चाहे तो। इसमें बात है कि राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल के विचारों को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं होता है। ये पहली पॉइंट याद रखिएगा। पहली पॉइंट क्या देखेंगे हम लोग कि राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल को जो विचार है उसको मानने के लिए कतई बाध्यकारी नहीं है, और समय पर विचार प्राप्त होने के बाद भी उसे वो राष्ट्रपति स्वीकार करे या अस्वीकार करे, वो उसका अधिकार है राष्ट्रपति का। दूसरी बात है कि विधेयक में संशोधन होने पर संसद को हर बार राज्य विधानमंडल के लिए नया संदर्भ देने का आवश्यकता नहीं है। नया संदर्भ देने का अर्थात मतलब इसका है कि बार बार उसे भेजना, समझे, उसे बार बार राष्ट्रपति के पास भेजने का कोई आवश्यकता नहीं है। तीसरी बात है कि केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में जो संबंधित विधानमंडल को सूचित करने या संदर्भ देने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, संसद स्वयं ही आवश्यक कार्रवाई कर सकती है। इससे हम लोग कह सकते हैं कि भारत एक विनाशी राज्यों का एक अविनाशी संघ है। समझे, किसका संघ है? विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। चलिए हम लोग अब आर्टिकल नेक्स्ट देखते हैं। आर्टिकल कितना? आर्टिकल 4 में देखते हैं कि आर्टिकल 4 में क्या बताया गया है। आर्टिकल 4 में यही बताया गया है कि जो हमारे आर्टिकल 2 और 3 में बनाए गए कानून हैं उसको संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन के रूप में नहीं माने जाएंगे भविष्य में। समझ गए? आर्टिकल ये देखिए, जो हमारा अनुच्छेद 2 और 3 है, इसके तहत जो कानून बनाया गया है उसको संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन के रूप में नहीं माने जाएंगे। तीसरी बात है, इस तरह का जो कानून है एक समान बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया द्वारा पारित किया जा सकता है। इसके लिए कोई ज़्यादा बहुमत की ज़रूरत नहीं है। कैसे बहुमत से? समान बहुमत से पारित किया जा सकता है। समान बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया द्वारा पारित किया जा सकता है। चलिए देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय का क्या क्या महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया था पहले के वाद में। पहला वाद है बेरूबारी संघवाद। बेरूबारी संघवाद में क्या बताया गया था? उच्चतम न्यायालय ने बेरूबारी संघवाद में क्या बताया था? इस वाद में कहा गया था कि भारत के किसी राज्य क्षेत्र को दूसरे देश को संविधान में संशोधन आवश्यक है। कब? जब भारत किसी राज्य क्षेत्र को दूसरे देश को यदि सौंप देता है, मतलब किसी क्षेत्र को, एक सेकेंड रुक जाइए, हाँ देखिए, यदि भारत का कोई सा क्षेत्र है तो उसे दूसरा राज्य को सौंप देता है, किसी क्षेत्र को यदि दूसरे देश को सौंपता है, तो किसी क्षेत्र को दूसरे देश को सौंपता है तो क्या होगा? तो संविधान में संशोधन ये अवश्य जरूरी होगा। संविधान में संशोधन किया जाएगा। संविधान में संशोधन जरूरी है। जरूरी है। समझ गए आप लोग? ये वाद कब हुआ था? ये वाद वर्ष
ये बात 1969 में हुआ था। और ये वर्ष 1969 में एक अन्य फैसला भी आया था कि उच्च न्यायालय इसमें कहा था कि उसमें बात कही थी कि भारत और दूसरे बीच के सीमा विवाद का निपटारा यदि करता है, उसको निपटारा करने के लिए क्या कर सकती है, उसको निपटारा करने के लिए संविधान की संशोधन का कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें संविधान संशोधन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझ गए? ये कब का फैसला में बताया गया था? ये 1969 का फैसला में बताया गया था कि संविधान में संशोधन की आवश्यकता नहीं है यदि भारत किसी दूसरे देश को सौंपता है, अपना दूसरे राज्य क्षेत्र को किसी दूसरे देश निपटारा यदि कर लेता है तो यह कार्यपालिका और इसके पर कार्यपालिका कार्रवाई के द्वारा किया जा सकता है, इसको आसानी पूर्वक। समझ गए? चलिए अब देखते हैं इसमें आवश्यकता नहीं है, ये कार्यपालिका की कार्रवाई द्वारा किया जा सकता है। समझ गए? चलिए अब इसमें देखते हैं कि राज्यों के पुनर्गठन के लिए कौन कौन से अलग अलग आयोग का गठन हुआ था। समझ गए? चलिए पहला देखते हैं आयोग का क्या नाम था। आयोग का नाम था भाषाई प्रांत समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन 1948 में हुआ था। 1948 में हुआ था और इस गठन का नाम था, प्रांत समिति का नाम भाषाई प्रांत समिति था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे एस के धर। ये समिति याद कर लीजिएगा, ये पूछा जाता है एग्जाम में। एस के धर थे। और इसके रिपोर्ट में क्या बताया गया? इसका रिपोर्ट आया कि राज्य का पुनर्गठन भाषाई कारक के आधार पर नहीं किया जाएगा और किस पर किया जाएगा? ये प्रशासनिक सुविधा के आधार पर किया जाएगा, भाषा पर नहीं किया जाएगा। किस पर किया जाएगा? प्रशासनिक सुविधा पर किया जाएगा, प्रशासनिक सुविधा पर किया जाएगा, प्रशासनिक सुविधा पर किया जाएगा। इसके बाद 1948 में दूसरा समिति बैठती है, दूसरी समिति का आयोग का गठन होता है। वो है कि वो भी भाषाई प्रांत समिति का नाम से गठन है उसका, लेकिन उसके सदस्य रहते हैं जवाहरलाल नेहरू। पहला नंबर ये जवाहरलाल नेहरू रहते हैं, दूसरा नंबर वल्लभ भाई पटेल रहते हैं, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, और तीसरा रहते हैं पट्टभी सीतारमैया। कौन रहते हैं? पट्टभी सीतारमैया। इसके ये सदस्य रहते हैं। इस रिपोर्ट में क्या आया? इस रिपोर्ट में आया कि ये भाषा को राज्यों के पुनर्गठन के आधार के रूप में मानने से अस्वीकृत कर दिया है। इस रिपोर्ट में आया कि भाषा को राज्यों के पुनर्गठन के आधार पर मानने से अस्वीकृत कर दिया। समझ गए? इस रिपोर्ट में ये आया। इसके बाद होती है फजल समिति का गठन होता है, फजल अली आयोग उसका गठन होता है। इसका गठन का डेट है दिसंबर 1953 में। ये इसके अध्यक्ष रह चुके हैं फजल अली और इसके सदस्य रहे हैं H.N. कुंजरू और K.M. पनिकर। समझ गए? H.N. कुंजरू रहे हैं और K.M. पनिकर रहे हैं। और इसका रिपोर्ट में क्या आया? इसका रिपोर्ट में यही आया कि भाषा के राज्य के पुनर्गठन के रूप में स्वीकृत किया गया है। समझ गए? भाषा के आधार पर राज्य का गठन किया जाएगा, जबकि इसने एक भाषा और एक राज्य के सिद्धांत को खारिज कर दिया। कहा कि एक भाषा के आधार पर नहीं किया जाएगा, उसमें एक से ज़्यादा भाषा हो सकता है, एक से दो से ज़्यादा भाषा हो सकता है, लेकिन वो एक भाषा के आधार पर नहीं किया जाएगा। ये भाषा के आधार पर लेकिन गठन स्वीकृत कर लिया इस समिति ने। और दूसरी बात, भारत सरकार द्वारा संशोधन के साथ इस आयोग की सिफारिश को भी स्वीकार कर लिया गया। समझ गए? इसका रिपोर्ट में यही आया। ये देखिए, राज्यों के पुनर्गठन को भाषा के आधार पर स्वीकृत कर लिया, आधार पर स्वीकृति मिल गई और राज्यों को एक राज्य को खारिज किया और संशोधन द्वारा
आयोग के सिफारिश को स्वीकार किया गया, स्वीकार कर लिया गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं, इसमें देखेंगे कि पहला जो भाषा के आधार पर गठित राज्य है वो पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। इसे आंध्र प्रदेश को ये 1900 कितना में, ये 1953 में, वर्ष 1953 में ये आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर पहला राज्य बना दिया गया। इसे तत्कालीन मद्रास राज्य से तेलुगु भाषी क्षेत्रों को अलग करके यह बनाया गया था। किससे अलग करके बनाया गया था? मद्रास से, मद्रास राज्य से बनाया गया था। मद्रास राज्य से तेलुगु किसको अलग किया गया? तेलुगु भाषा को अलग किया गया, तेलुगु भाषी क्षेत्रों को अलग किया गया, भाषी क्षेत्रों को अलग करके ये बनाया और गठन किया। आप लोग समझ गए कि इसमें कौन कौन से अनुच्छेद हमारे आते हैं यूनियन टेरिटरीज़ के लिए और डिफरेंट स्टेट के लिए। इसके अंतर्गत हम लोगों ने समझा कि अनुच्छेद भाग 1 आता है और अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक आता है। चलिए इसमें यही समझना था। हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में समझेंगे इसके बाद सिटीजनशिप के बारे में। इसके साथ चलिए धन्यवाद। इस चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार मैं व्यक्त करता हूं, और आप लोग जितने से ज़्यादा हो सके इस चैनल के माध्यम से जुड़ें और ख़ुद का रिवीजन को और तेज करें। चलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।